बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स स्कूल से आपके बायोलॉजी का टीचर ज़ीशान हैदर। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस स्टार्ट की थी, जिसमें पहली 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हम अगली 5 ब्रांचेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहली मोलेक्युलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, जो कि साइड टेबल पर दिया गया है। बेसिकली दोनों ब्रांचेस का ताल्लुक बायोमोलिक्यूल्स के साथ है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिनमें खासकर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन शामिल हैं। इन दोनों की स्टडी तो दोनों ब्रांचेस में ही होती है। बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी दोनों ब्रांचेस में ही होती है। मोलेक्युलर बायोलॉजी में भी हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी हम बायोमोलिक्यूल्स को ही स्टडी करते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मोलेक्युलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स को जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, कि विरासत के हिसाब से मॉलिक्यूल्स का किरदार हम स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम उन मॉलिक्यूल्स के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिएक्शंस के हवाले से उनको हम स्टडी करते हैं। यहां पर ये डिफरेंस वाज़ेह है। इनमें ओवरऑल जिस तरह बुक में बताया गया है कि मोलेक्युलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बोथ आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, के दोनों में बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है। और बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन वगैरह। अगली ब्रांच है जेनेटिक्स। लफ्ज जेनेटिक्स ग्रीक लैंग्वेज यूनानी ज़बान का लफ्ज है जेनेटिकोस। जेनेटिकोस से निकला हुआ। जेनेटिकोस का मतलब होता है जनरेटिव या बनाने वाला। जनरेशन, बनाना, जनरेशन से निकला है जनरेटिव। जनरेटिव का मतलब होता है बनाने वाला। अब जनरेटिव क्यों कहा गया है या जनरेटिव से इस टर्म को क्यों लिया गया है? क्योंकि जीन्स जो कि डीएनए का, क्रोमोसोम का पार्ट है, और वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात की मुंतकली का काम करती हैं। हमारे तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, बालों के रंग से लेकर आंखों का रंग और हाइट, हमारे बिहेवियर, हर चीज, हमारे ऑर्गन, इन तमाम के बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क फराहम करती हैं वो हमारी जीन्स ही होती हैं। इसीलिए जनरेटिव से लफ्ज किया गया है, यानी कि बनाने वाले। अब जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स, के जीन्स क्या होती हैं। अब जीन्स क्रोमोसोम का वो स्पेसिफिक पार्ट है, वो हिस्सा है जो कि कोई एक या एक से ज्यादा खुसूसियात भी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करे, उसको हम कहते हैं जीन। अब उस जीन की स्टडी कि वो जीन क्या है, वो जीन किस तरह वर्क कर रही है, और फिर इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस इंग्लिश में और उर्दू में हम इसको कहते हैं विरासत। विरासत या इनहेरिटेंस से मुराद यह है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात की मुंतकली। मुख्तलिफ खुसूसियात हैं जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू वालिदैन से बच्चों में आ रही होती हैं, जैसे कद, स्किन कलर, जेल का रंग, आई कलर, आंखों का रंग, फिर हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स, हमारी डिफरेंट प्रोटीन्स, ये तमाम चीजें इनके बनने के लिए जो कोडिंग है, जो फ्रेमवर्क है, वो जीन्स के थ्रू ही हम तक पहुंचता है। अब जीन्स क्या है और इनहेरिटेंस में, विरासत में उनका किरदार क्या होता है, इस चीज के मुताला को जेनेटिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। लफ्ज 2 है यहां पर, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का जो लफ्ज है वो भी ग्रीक लैंग्वेज यूनानी ज़बान के लफ्ज एम्ब्रियन से लिया गया है। एम्ब्रियन का मतलब होता है द स्मॉल वन, या हम इसको फेटस भी कहते हैं। फेटस या स्मॉल वन से मुराद यह है कि जब इब्तदाई मरहल में स्पर्म
और एग की फ्यूजन के बाद बच्चा मां के पेट के अंदर मौजूद होता है, बन रहा होता है, अभी डेवलपमेंटल कंडीशन में होता है, उसको हम कहते हैं फेटस, या ग्रीक से लिया गया एम्ब्रियन, या उससे एम्ब्रियो तक लेकर जाते हैं। होता यह है कि बेसिकली वालिद से स्पर्म और मां से एग, इन दोनों की फ्यूजन होती है। उस फ्यूजन के नतीजे में, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, उस फ्यूजन के नतीजे में एक सिंगल सेल बनता है। उस सिंगल सेल के अंदर फिर सेल डिवीजन होती है। एक सेल 2 में तब्दील होता है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह सेल मल्टीप्लाई होते जाते हैं डिविजन्स के जरिए। और एक वक्त आता है जब डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट बच्चे में वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तब वो ज़ायगोट जो कि सिंगल सेल था एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। अब उस एम्ब्रियो की स्टडी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू कंप्लीट चिल्ड्रन, एक मुकम्मल बेबी के अंदर, एक मुकम्मल बच्चे के अंदर एम्ब्रियो किस तरह डेवलप होता है, किस तरह उसके डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, किस तरह उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बनते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, ये इस तमाम चीज का मुताला एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। लफ्ज एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियन मींस फेटस या एम्ब्रियो, and login is to study development of embryo into a complete organism, के एम्ब्रियो के एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म में तब्दील होने के स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सानोमी। 2 अल्फाज हैं ये, टेक्सनोमी, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। यूनानी जबान के डेरिवेटिव है टेक्सस नोमिया, टेक्सानोमी, टेक्सस नोमिया। टेक्सस अरेंजमेंट, नोमिया डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टेक्सानोमी के अंदर हम 2 चीजें स्टडी कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब इस वक्त दुनिया में बेतहाशा मिलियंस की तादाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनमें प्लांट्स हैं, जिनमें एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एनिमल्स की हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं। उन तमाम टाइप्स को किंगडम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, स्पीशीज, इस तरह के हिस्सों में तकसीम किया गया है। किस बुनियाद पर? उनके दरमियान मौजूद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें एक जैसे खुसूसियात और फिर मुख्तलिफ खुसूसियात कौन कौन सी, इन 2 चीजों को देखते हुए उन्हें अरेंज किया जाता है, तरतीब दिया जाता है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। जैसे इंसान है, इंसान की स्पीशीज होमोसेपियंस, ये एक अलग स्पीशीज है। इस स्पीशीज के अंदर सिर्फ इंसान को रखा गया है क्योंकि जितने भी इंसान हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। फिर इस तरह चलते चलते हम किंगडम एनिमेलिया में पहुंच जाते हैं। फिर दूसरा साइंटिफिक नेम्स, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, एंड सेकेंडली साइंटिफिक नेम्स, फैंसी नाम देना। मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, स्पेसिफिक सेंसी नाम दिए गए हैं। सेंसी नाम देने का मकसद यह होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आप जहां पर बैठे हो उनको उस एक नाम से पहचान सकें। क्योंकि अगर हम आम जबानों की बात करते हैं, जैसे उर्दू, सराइकी, ग्रीक, पंजाबी, इंग्लिश, जापानीज, जितनी भी जबानें, उन तमाम जबानों के अंदर हर ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ नाम हैं। अब वो मुख्तलिफ नाम, उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। जापानीज में इंसान को एक अलग नाम से पुकारा जाएगा, जर्मन में अलग में से, इंग्लिश में अलग से, तो इस तरह कंफ्यूजन क्रिएट होती है।
उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक यूनिवर्सल नाम दिया जाता है जो कि दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, एक जेनस और एक स्पीशीज। जैसे हमने अभी पढ़ा, इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। अब ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल एक नाम है। आप जहां पर भी हो, दुनिया के जिस कोने में भी हो, साइंटिफिकली इंसान को होमो सेपियंस ही कहेंगे। होमो इंसान के जेनस है और सेपियंस उसकी स्पीशीज। इस तरह कंफ्यूजन दूर हो जाती है। अब इस तरह साइंटिफिक नाम देने को और ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को, तकसीम को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। लास्ट ब्रांच है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। यहां पर गौर करें, दो अल्फाज, तीन अल्फाज आ जाते हैं बेसिकली पैलियोंटोलॉजी के अंदर, पैलियो, ऑन्टो एंड लॉगी। तीन लफ्ज, पैलियो, ऑन्टो, लॉगी। पैलियो जो लफ्ज है वो ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी ज़बान के लफ्ज पेलोस से लिया गया है, ऑन्टो ऑन्टोस से लिया गया है, और लॉगी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टू स्टडी। पेलोस का मतलब होता है एंशिएंट, पुराने, माजी के। ऑन्टोस का मतलब होता है क्रिएचर, मखलूकात। ऑन्टोस मखलूकात एंड प्लस एंशिएंट, पुराने या माजी के ऑर्गेनिजम्स। पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं। फॉसिल्स, फॉसिल्स कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। बहुत अरसा पहले, लाखों साल पहले, ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते थे किसी भी वजह से, तिबाई वजह हो या हादसाती वजह हो, खास तौर पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हार्ड कोर थे, जिनकी बोन्स, जिनकी हड्डियां सख्त थी, वो नीचे दबते जाते थे, जमीन की तह करता है दबते जाते थे, और फिर उनकी इंप्रेशंस या उनके ढांचे, उनकी हड्डियां महफूज हो जाती थी। फिर काफी अरसा बाद 90s में जब खुदाइयां शुरू हुई, पहले भी यह काम चलता रहा, स्पेसिफिकली 90s में इसको ज्यादा इस चीज का रुझान बढ़ा। मुख्तलिफ जगहों पर खुदाइयां हुई, खुदाइयों के नतीजे में या तो ढांचे मिलते या फिर उनके इंप्रेशंस मिलते। वो जो ढांचे मिलते हैं, डेड रिमेन्स जो मिलते हैं पुराने ऑर्गेनिजम्स के, उन ढांचों को फॉसिल्स कहा जाता है। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, फॉसिल्स को फॉसिल फ्यूल लिख देते हैं। फॉसिल्स और फॉसिल फ्यूल में फर्क है। फॉसिल्स हम कहते हैं डेड रिमेन्स को, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, डीजल, पेट्रोल वगैरह। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स लिखेंगे तो आपकी पूरी ब्रांच गलत हो जाएगी, इसलिए केयरफुल रहें, आपने सिर्फ फॉसिल्स लिखना है। तो फॉसिल डेड रिमेन्स। अब फॉसिल्स का मुताला खुदाई के दौरान या बाई चांस हमें जो भी डेड रिमेन्स, जो ढांचे मिलते हैं, जो हड्डियां मिलती हैं, उनको स्टडी करना। किस हवाले से स्टडी करना कि ये किस ऑर्गेनिज्म के थे, मौजूदा ऑर्गेनिज्म इनका किसके साथ ताल्लुक है, इनकी शेप किस तरह हो सकती थी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जैसे डायनासोर। किसी ने भी लिविंग डायनासोर को आज तक नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं कि वो मौजूद है, थे। हम किस तरह जानते हैं? उनके फॉसिल्स की बदौलत। खुदाई के नतीजे में उनके फॉसिल्स मिले, उन फॉसिल्स को अरेंज किया गया डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के जरिए, फिर उनकी शेप को सामने लाया गया, उनको डिफरेंट नाम दिए गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, और मौजूदा ऑर्गेनिज्म के साथ उनका रिलेशन, उनका ताल्लुक बताया गया। तो इस तरह के मुताला को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पेलोस एंशिएंट, यानी कि पुरानी, माजी के। ऑन्टोस क्रिएचर, मखलूकात, एंशिएंट क्रिएचर,
या माजी की मखलूकात जिनके यानी कि फॉसिल्स, उनके मुताबिक। एक बार फिर हम इन 5 ब्रांचेस को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा मोलेकुलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। सिंपल हम दोनों ब्रांचेस को कहते हैं स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके मुताबिक को हम मोलेकुलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस हवाले से मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। सेकंड, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का हमने कहा एक लफ्ज ग्रीक लैंग्वेज का, यूनानी जबान का लफ्ज जेनेटिकोस, मतलब जनरेटेड, वहां से लिया गया लफ्ज जेनेटिक्स। जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स का मुताला एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, और विरासत में उनका किरदार। इस चीज के मुताला को कि जीन्स क्या होती हैं और विरासत में उनका क्या किरदार होता है। अब जीन्स क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि क्रोमोसोम पर मौजूद है और किसी एक या एक से ज्यादा खुसूसियात की मुंतकली में किरदार अदा करता है। जैसे आंखों के लिए जीन, स्किन कलर के लिए जीन, ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए जीन। तो इनका मुताला ये क्या है और विरासत में इनका क्या किरदार होता है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। हमने कहा लफ्ज एम्ब्रियोलॉजी भी 2 अल्फाज का मजमुआ है, एम्ब्रियन एंड लॉगी। ग्रीक है, एम्ब्रियन मींस फेटस या स्मॉलर वन और लॉगी मींस टू स्टडी। एम्ब्रियो क्या होता है? हमने पढ़ा कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल स्पर्म एंड फीमेल एग की फ्यूजन होती है, ज़ायगोट बनता है, सिंगल सेल होता है, उसमें डिवीजन होती है, डेवलपमेंट होती है, वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है और फिर एम्ब्रियो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब उस एम्ब्रियो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल जानदार बनने तक का जो फासला है, इस दरमियान में क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, इस चीज के मुताबिक को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी। 2 अल्फाज हमने कहा, वो भी ग्रीक, टैक्सेसनोमिया। टैक्सेसनोमिया यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन, किंगडम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, स्पीशीज, इनके अंदर तकसीम, उनकी सिमिलर एक जैसी खुसूसियात की बुनियाद पर। और सेकेंडली 2 चीजें हम स्टडी करते हैं। सेकेंड वन क्या? साइंटिफिक नेम, के हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिज्म को किस तरह ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है, एंड गिवन देम साइंटिफिक नेम, और उनको किस तरह साइंसी नाम दिए जा सकते हैं। इन 2 चीजों की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। लास्ट ब्रांच हमने पढ़ी पैलियोंटोलॉजी। हमने कहा 3 अल्फाज है, पेलोस, आंटोस एंड लॉगी। पेलोस मींस एंशिएंट, पुराने, आंटोस क्रिएचर्स, बीइंग्स, मखलूकात, लॉगी टू स्टडी। सिंपल हम कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब, फॉसिल्स क्या है? द डेड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स, पुराने ऑर्गेनिजम्स की जो मुर्दा बाकियात यानी कि जो हड्डियां वगैरह मिलती है या उनके जो इंप्रेशंस मिलती हैं, उनके मुताबिक हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। यहां पर एक सवाल जो लास्ट में मैंने देखा पेज पर एक स्टूडेंट ने किया हुआ था कि बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया जाता है, उसका जवाब भी सुन लें। साइंस जो है बेटा, पहले एक वन हेड था शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज बढ़ता गया, इल्म बढ़ता गया, मुख्तलिफ चीजें अंडर स्टडी आती गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाने लगा, नॉन लिविंग को किया जाने लगा, समंदर में क्या होता है, समंदर क्या है, सियारे क्या है, पूरी कायनात को स्टडी किया जाने लगा, हिस्सों को। फिर एक वक्त आया कि ये नॉलेज इतना ज्यादा बिखरने लगा कि इसको एक हेड के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना मुश्किल हो गया। तो फिर इसको डिवाइड किया जाने लगा। जैसे हम मेन ब्रांचेस साइंस की देखी थी हमने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फिर अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, उसके साथ भी यही मामला रहा। बहुत शुरू में जब अरस्तु को बेसिकली कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, उस जमाने से
दो चीजों के बारे में पता था कि भाई प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। इवन एक जमाने में सिर्फ एनिमल्स को जानदार तस्वर किया जाता था, फिर अरस्तु ने यह कंसेप्ट तब्दील किया, उन्होंने कहा कि प्लांट्स भी जानदार में आते हैं। फिर आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते बायोलॉजी का नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ब्रॉड हो गया, बहुत वसी हो गया। जितना वसी हो गया कि इसको भी सिर्फ एक बायोलॉजी के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना नामुमकिन हो गया। तो फिर बायोलॉजी को भी मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया जाने लगा अपनी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए कि हर चीज को हम डिफरेंट ब्रांच में अगर स्टडी करते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू तमाम चीजों को एक ही हेड के अंदर रखने के। इसी वजह से बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है। जहां आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली दफा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।